राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम EMRS 2025 एग्ज़ाम के लिए PYQ सीरीज़ लेके आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि EMRS जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक बार हुआ है 2023 में, तो हमारे पास ज़्यादा PYQs नहीं है ये एनालाइज करने के लिए कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। पर हम जो है थोड़ा बहुत जो है आइडिया लगा सकते हैं, इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ PYQ करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस उसके साथ थोड़े एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं। ये TGT हो चाहे PGT हो चाहे वार्डन वाला एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो EMRS के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सारे के सारे वीडियो देखेंगे एंड इस वीडियो के दौरान जो है हम समझेंगे कि क्या टॉपिक्स पे हमारे जो ग्रीन टॉपिक्स हैं वो क्या है, हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है। रिलेटिवली क्या हम सारा का सारा कवर करें वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आज जो है हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस यानी कि GS के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है जो TGT एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था 23 दिसंबर को, और सब चाहे वो TGT मैथ्स हो चाहे साइंस हो सोशल साइंस हो, सब में जो है जनरल अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग सेम ही थे, मतलब सारे के साथ सेम ही थे, लगभग क्या थे सारे सेम थे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलेंगे आगे। आगे जाने से पहले आपको पता है हमारा हर एक सीरीज़ का एक थीम श्लोक रहता है। इस सीरीज़ का हमारा थीम श्लोक ये है जो बोलता है कि देयर इज ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। ठीक है, आपको पता है चीज़ें जो है कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो हमें समझना है कि भाई सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। ठीक है, और यही जो है जीवन जीने का सही तरीका है। तो इसी श्लोक के साथ जो है सरलतायाम सौंदर्यम अस्ति, इसी श्लोक के साथ इसी वाक्य के साथ जो है हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। चलेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि पूछता है आलमगीर नामा इज द क्रॉनिकल ऑफ द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो जो आलमगीर नामा है वो आपको बताना है कि किस राजा के लिए लिखी गई थी। तो आप नाम समझ सकते हैं कि आलमगीर, तो आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर जो है वो किस राजा का नाम था मुगल वंश के। क्या वो औरंगजेब का नाम था, क्या वो बहादुर शाह जफर का नाम था, क्या वो जहांगीर का नाम था, क्या वो शाहजहां का नाम था? तो आलमगीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था, और इन्हीं के ऊपर जो कि एक आलमगीरनामा है ये इनकी किताब लिखी गई है। जो किसने लिखी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लिखी थी मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने। ठीक है, और आपको मुग़ल सल्तनत के सारे जो है रूलर्स जो कि फेमस हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो मुग़ल वंश के फाउंडर थे या फिर जिन्होंने स्थापना करी थी मुग़ल वंश की, वो थे आपके बाबर। ठीक है, और लोधी के किस राजा को हरा के जो है, लोधी डायनेस्टी किस राजा को हरा के जो है इन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इनका रूल जो है स्टार्ट हुआ था 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी। ये हमें इतना जानना नहीं है, लेकिन आपको सारे के सारे रूलर्स पता होने चाहिए। तो बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर आया था। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो पर्शियन लैंग्वेज में है, जो बाबर ने खुद लिखी थी, जिसका नाम है तुजुके बाबरी। जैसे आलमगीर नामा जो है वो औरंगजेब की ऑटोबायोग्राफी है, वैसे बाबर की है तुजुके बाबरी। ठीक है, हुमायूं जो है वो अपनी आत्मकथा लिख नहीं पाया था, क्योंकि ये आपको पता है इसकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी लाइब्रेरी में। तो इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ये लिखी थी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने।
ठीक है। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर की जो बुक है, जो ऑटोबायोग्राफी है, वो लिखी थी, जिसको हम अकबरनामा बोलते हैं या फिर एन अकबरी बोलते हैं। वो लिखी थी इनके रत्न, जो इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, जिसका जो है तानसेन भी एक हिस्सा हुआ करते थे, एक रत्नों में से थे। उन्हीं में से एक थे हमारे अबुल फजल। इन्होंने लिखी थी अकबर नामा, जिसको हम एन अकबरी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है कि एन अकबरी जो है वो 3 वॉल्यूम से मिलकर बनी है, मतलब इसमें 3 चैप्टर्स हैं, आप ये कह लीजिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं जहांगीर। तो जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है, उसको याद करना है, उसका है तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी। उसके बाद आपके शाहजहां आते हैं, जिन्होंने आपको पता है ताजमहल वगैरह बनवाया था, है ना। और उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक थे, चाहे वो आजम शाह हों, बहादुर शाह 1 हो, है ना, फारूक शियार हों, आलमगीर 2 हो, शाह आलम 2 हों, ये सब जो है कमज़ोर शासक थे। तो आपको मेन जो है 6 पता होनी चाहिए। औरंगजेब जो है वो 6th था, ठीक है, ये था 6th। तो ये 6 जो है शुरू के, ये आपको पता होने ही चाहिए मुगल साम्राज्य के बारे में, कि इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, पहले फाउंडर थे बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, ये 6 आपको याद रखने हैं। आगे आते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का कौन सा एग्जाम्पल है? सिविल सर्वेंट, पीएम ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आपको पता है, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो परमानेंट है, इसका मतलब कार्यकाल जो है वो परमानेंट है, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कम समय के बाद जो है टेम्परेरी है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे जो सरकारी जॉब होती है वो क्या है, जब तक 60 साल, जैसे टीचर की जॉब है 60 to 65, जब तक एज ना हो जाए तब तक वो चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल बाद जो है टीचर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। वैसे ही एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम टेम्परेरी भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये आप डिफरेंस देख लीजिए एक बार। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल वो होते हैं जो पीपल के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इनके समय जो है वो क्या बोलते हैं, एक तो टेम्परेरी है, कम समय के लिए, साथ साथ जो टेन्योर है वो छोटा होता है इनका। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर, प्रधानमंत्री हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री वगैरह, इन सब की कितना है, 5 साल का टेन्योर रहता है। 5 साल बाद जो है सरकार चेंज हो जाती है और प्रधानमंत्री भी चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हम जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं, जैसे IAS हैं, IPS हैं, है ना, IFS हैं, इनका क्या है, इनकी लॉन्ग टर्म सर्विस होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड देखिए, टेन्योर ऑफ द ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, एक बार आपने जॉब पा ली, जैसे कि एक बार आप जो है AMRS के थ्रू आप टीचर्स लग गए, तो आप जो है काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपकी जॉब जो है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो पीपल को आंसरेबल नहीं है, क्योंकि पीपल ने चूज़ नहीं किए हैं, इलेक्ट नहीं किए हैं। वहीं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो पीपल को आंसर देंगे। बोलते नहीं है कि जो नेता होता है वो जनता का सेवक होता है, तो वो सेम चीज़ है। ठीक है। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है, वो एग्ज़ाम वगैरह दे के आए हैं और वो सब है, तो उनको मतलब कि जवाब नहीं देना है। ठीक है, उनकी सरकारी नौकरी है, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है PM हो गया, चाहे मिनिस्टर हो गए, चाहे गवर्नर हो गए, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो छोटे समय के लिए है। जब तक ये सत्ता में है, पार्टी में है, जब तक ये विनिंग पार्टी में है, तब तक ये कुर्सी पे हैं। ठीक है, जैसे ही 5 साल का टेन्योर पूरा हुआ, वापस इलेक्शन हुए, तो वापस जो है इनके हटने की संभावना बढ़ जाती है। तो द करंट आंसर वुड फॉर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव वुड बी अ सिविल सर्वेंट। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, इन विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया गोइंग टू बी सेटअप। तो आपको पता है कि भारत में कितने IITs हैं अभी करंट में? तो आपको पता है भारत में करंटली जो है 23 IIT हैं। ठीक है, अब भारत ने 2023 में पहली बार जो है ये कदम लिया कि इंडिया के बाहर भी एक IIT कैंपस होना चाहिए। आपको पता है IIT कैंपस बेसिकली रिसर्च वगैरह जो है उन सब में ध्यान देता है। तो आपसे वही पूछा गया कि पहला भारत से बाहर IIT जो है वो कहाँ पे सेटअप हुआ है? घाना में, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, या तंजानिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया। तंजानिया में जो है पहला IIT सेटअप हुआ है। ये IIT मद्रास के द्वारा जो है वो सेटअप किया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कहाँ सेटअप किया गया? कब? 2023 में। ठीक है, इसका नाम है IIT जंजिस्बार कैंपस। क्यों? क्योंकि जो तंजानिया में एक जगह है उसका नाम है जंजिस्बार। ठीक है, तंजानिया में। तो यहाँ पे ये इस जगह पे जो है सेटअप किया गया है। ठीक है, और याद रखना है आपको कि जो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंडिया तंजानिया बायलैटरल एग्रीमेंट, ये उसका पार्ट है। तंजानिया बायलैटरल एग्रीमेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है ये बेसिकली अलाइन होता है इंडिया की NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आप पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है टीचिंग लाइन से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये भी चीज़ याद रखनी है। देखेंगे, ये है आपको वो कैंपस जो IIT मद्रास के द्वारा जो है कॉर्पोरेशन में स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे? जंजीबार, इस जगह पे। कहाँ पे? ये तंजानिया में ये जगह है पड़ती है। ओके, और अभी मैंने एक और चीज़ बताई थी क्या, कि याद रखना है कि करंटली जो है इंडिया में 23 IITs हैं। ओके, आगे आते हैं। व्हेन अ एंट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू द ह्यूमन स्किन? जब एक चींटी काटती है किसी इंसान को तो वो इंसान के अंदर क्या इंजेक्ट करती है? क्या वो कैलेमाइन सॉल्यूशन है? क्या वो फॉर्मिक एसिड है? क्या वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? क्या वो जिंक कार्बोनेट है? तो देखो, ये चारों के चारों ऑप्शन रिलेटेड हैं, पर ये समझना है कि ये चारों जो है स्किन से रिलेटेड है। बस फर्क समझना ये है कि जब चींटी काटती है तो वो इंसान के अंदर फॉर्मिक एसिड का इंजेक्शन करती है। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ अगर मधुमक्खी काटेगी, बी काटेगी, तब भी आपका फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और पौधा होता है जिसको हम बोलते हैं नेटल लीव्स, तो इसके छूने से या फिर इसके डंक मारने से भी जो है फॉर्मिक एसिड बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर लूँ बाकी ऑप्शंस की, तो कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है ये भी बेसिकली मतलब कि जब स्किन रैशेस वगैरह हो जाते हैं जब इंसेक्ट काट लेते हैं। ठीक है, एंट की बात हटाओ, अदर इंसेक्ट काट लेते हैं, है ना। जैसे एक को हम बोलते हैं शीत कीड़ा बोलते हैं, है ना, जो काटने से खुजली वगैरह मचती है, इरिटेशन होती है, तो उसके लिए जो है कैलेमाइन सॉल्यूशन जो है यूज़ किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी मतलब कि इंसेक्ट वगैरह काटने से या स्किन इरिटेशन होने से लगाया जाता है। जिंक कार्बोनेट भी सेम, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया कि चींटी के काटने से कौन सा होता है। तो चींटी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे नेटल लीव्स हो, याद रखना बॉडी में क्या रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। और मैं थोड़े से एसिड बता देता हूँ आपको कि किस चीज़ में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि
अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल में याद रखना मैलिक एसिड पाया जाता है। लेमन या फिर सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, अब सिट्रस फ्रूट क्या होता है, जो पानी वाले फ्रूट नहीं होते, जैसे कि ऑरेंज बोल लो आप, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड को जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच में भी ऑक्सैलिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में, दही में, इस सब में लैक्टिक एसिड, कर्ड में हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, चीज़ हो गया, इन सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में एब्सकॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। पर अगर हमसे पूछा गया कि एब्सकॉर्बिक एसिड पूछा गया तो हम एब्सकॉर्बिक एसिड को ही टिक करेंगे, सिट्रिक एसिड को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। टी में टैनिक एसिड होता है। स्टोमक जूस में, जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, उसमें HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड आपको मैंने बता चुका है, एंट में, बी में और नेटल लीव्स में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। आगे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इन रिलेशन टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जो RTA एक्ट आया था 2009 में, है ना, जो लॉ, जो कानून आया था, उसके आधार पे जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन बोलता है नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बच्चे का जो है स्कूल में एडमिशन लेना जो है स्कूल वाले मना नहीं कर सकते उसको, चाहे उसके पास एज का प्रूफ हो या ना हो। सेकंड बोलता है दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे लागू है, पर जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं है। ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई, जम्मू एंड कश्मीर भी तो इंडिया का पार्ट है ना। इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया से बाहर थोड़ी है। तो अगर कोई एक्ट लागू होगा तो पूरे इंडिया पे ही लागू होगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6। तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वो इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत जो है वो क्लास 1 से 6 तक होगी, ऐसा बोलता है। तो ये गलत है, 1 से 6 तक नहीं, 1 से 8 तक होगी। क्लास 1 से 8 तक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन होगी। The act provide for free education to all the children up to age 16। 16 साल के बच्चे तक सभी के लिए जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अप टू द एज ऑफ 16 नहीं है मेरे दोस्त, ये है आपकी स्पेसिफाई कर रखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये इसके लिए एक आर्टिकल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 21A। कब ऐड हुआ था, 2002 में ऐड हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा कि बच्चों को जो है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा, चाहे उनके पास एज का प्रूफ हो या ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस एक्ट की। तो याद रखिएगा, इसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 2009 में लाया गया था अगस्त में। ये क्लियरली डिस्क्राइब करता है मॉडलिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 से 14 साल इन इंडिया अंडर द आर्टिकल 21A। ये कैपिटल A है, ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में 21A आर्टिकल के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी, ऐसा बोलता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, या फिर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम थोड़े से पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी एक्ट आपके एजुकेशन से संबंधित हैं वो सब आपको पढ़ के जाने हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। RT एक्ट जो है हमारा 2009 का क्या क्या बोलता है ना। पहली बात क्या बोलता है कि इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 ईयर्स, और कौन सा आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या बोलता है, अच्छा, कि ये क्लास 1 से 8 तक के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस एक्ट ने स्कूल को ये बोला कि आप भैया 25% सीटें जो हैं वो EWS बच्चे, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो बच्चे आते हैं, साथ में जो डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, जो ST SC या ट्राइबल ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए आप रिजर्व करेंगे। ये निर्देश दिए RT एक्ट 2009 ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिजर्व, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिजर्व 25% of seats for children from EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जैसे कि ट्राइबल वाली जो होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं RT एक्ट के लिए याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं। ओके, आगे आते हैं। 6th क्वेश्चन पूछता है आपका, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज। तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो होती हैं, जो इस लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? क्या हम कुल्स के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या दून्स के नाम से जानते हैं? तो आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा हिमालय है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं की है एक्चुअली, इसमें एक और वो है आइडेंटिफिकेशन। इसके ऊपर जो है यहाँ पे ही एक और हिमालय, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, याद रखना। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, जिसको ये 1 से रिप्रेजेंट किया है, 2 है हमारा लेसर हिमालय, और 3 है हमारा शिवालिक। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय है वो एक्चुअली उसमें कुछ कुछ रेंजेस हैं टुकड़ों में, ये 3 रेंजेस से मेजरली बना है। एक को हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ आपको एडिशनल है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख भी इसी का पार्ट है, और साथ साथ जस्कार भी इसी का पार्ट है। और जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, बाइफोको, जो ये सब जो बाइफो ग्लेशियर वगैरह जो हैं, ये सब जो हैं ट्रांस हिमालय में ही पड़ते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ ग्रेटर हिमालय की, जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम अपर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों जो हैं वो ग्रेट हिमालय के ही नाम हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी ग्रेट हिमालय में यहीं पे जो है भारत की दुनिया की सबसे बड़ी जो है माउंटेन पीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कौन सा माउंटेन है? वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसकी हाइट याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। ओके, फिर बात करते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं मिडिल हिमालय, या फिर इसी को हम बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, और ये सेकंड नंबर जो है ये हिमाचल है, और ये थर्ड नंबर जो है शिवालिक है, जिसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय भी बोलते हैं। इसको हम शिवालिक को हम आउटर हिमालय बोलते हैं। इन्हीं के बीच में यहाँ पे इस पोर्शन में जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पड़ती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पड़ती हैं, जिनका नाम पूछा है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लेसर हिमालय के बारे में बताऊंगा। याद रखना है, लेसर हिमालय को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसको राजू भी बोलते हैं, छोटू भी बोलते हैं, चिंटू भी बोलते हैं। तो मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। तो वैसे ही लेसर हिमालय को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में लेसर हिमालय को हम बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक है, वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधर।
उत्तराखंड में इसको बोलते हैं नाग टिब्बा के नाम से, नाग टिब्बा। और अगर हम नेपाल जाएंगे तो वहाँ पे इसको बोलते हैं महाभारत रेंज, महाभारत श्रृंखला के नाम से। ये सब जो है ये लेसर हिमालय के नाम हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में एक ऑप्शन था ना पीर पंजाल, तो समझ में आया पीर पंजाल क्या है, बेसिकली ये हिमाचल का ही नाम है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। कुल्स जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में ही पड़ते हैं, पर ये वैलीज होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। पूर्वांचल जो है ना, पूर्वांचल में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि देखो ये जो माउंटेन्स हैं हिमाचल, ये जो हिमालय है ये नॉर्थ ईस्ट में जाके जो है यहाँ पे जाके एक श्रृंखला बनाता है, एक छोटी छोटी हिल्स की जो है सीरीज है, इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। समझ रहे हो, पूर्वांचल पूर्व की तरफ, ठीक है, समझ गए, इनको बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। लेकिन ये भी ऑप्शन, ये भी क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ पूछी नहीं गई है। तो लॉन्गिट्यूडल वैलीज जो है उनको हम बोलते हैं दून्स के नाम से, ठीक है। जैसे कि पाटली दून, कोटली दून, देहरादून। सबसे लार्जेस्ट जो दून है वो आपका देहरादून ही है, लार्जेस्ट दून कौन सा है, देहरादून। तो ये चीज़ भी याद नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ती हैं। ओके, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड द कंट्रीज विथ इन विच दे फॉल इज मैच करेक्टली। मतलब जो फेमस जगहें हैं वो किस देश की कौन सी जगह हैं, ये आपको मैच करना है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। जैसे कि न्यूरमबर्ग जो है वो फ्रांस में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये जर्मनी में है, ठीक है। वहीं मैं सेंट पीटर्सबर्ग की बात करूं तो ये इंग्लैंड में नहीं है, ये आपका रशिया में है, ठीक है। वर्सलिस जो है ये जर्मनी में नहीं है, ये आपका फ्रांस में है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी राइवोनिया, जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है आपको जो है इनकी मुद्राएं भी पता होनी चाहिए, क्योंकि मुद्राएं भी पूछ सकता है। जब वो फेमस प्लेसेस पूछ रहा है तो मुद्राएं भी पूछ सकता है। तो मैं कुछ आपको मुद्राएं याद करवा देता हूँ। जैसे कि इंडोनेशिया की है रुपया, ठीक है। इंडियन की है रुपी, भारत की रुपी है, और इंडोनेशिया की रुपया है। वियतनाम की डोंग है, थाई की भाट है, सिंगापुर की डॉलर है, ठीक है। फिलीपींस की पैसो है, मलेशिया की रिंगिट है, म्यांमार की क्यात है, कंबोडिया की रियाल है, लाओतियन की किप है, जापानीज की येन है, यूरोपियन कंट्रीज़ की यूरो है, यूएस का डॉलर होता है, कोरियन का वॉन होता है, चाइनीज़ का युआन होता है, रशिया का रबल होता है, और ब्रिटिश का पाउंड होता है, और ब्रुनेई का भी डॉलर होता है। तो ये करेंसीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि भूटान की करेंसी क्या है। देखते हैं कितने लोगों को जो है इसका आंसर पता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23, the gross enrollment ratio in school has been seen a decline in 2021-22 in the comparison with 2023-14 for which of the following levels? A प्राइमरी, बी अपर प्राइमरी, या सी सेकेंडरी। तो देखो एक रिपोर्ट आती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो GER है ये बेसिकली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल होते हैं स्पेसिफिक लेवल में उसको डिटरमाइन करने के लिए GER यूज होता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक लेवल की, दैट इज नोन एज GER, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको, ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in specific level of education। कौन कौन से लेवल्स, प्राइमरी लेवल, अपर
प्राइमरी लेवल या फिर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। आगे और मैं सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती, इट ऑल्सो डिटरमाइंस परसेंटेज ऑफ ऑफिशियल स्कूल एज, ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ अ लेवल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं GER। तो ऐसा बोला गया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के द्वारा कि जो GER है उसमें एक गिरावट देखने को मिली 2021-22 में। अगर हम 2013 के 13-14 के GER को कंपेयर करें तो आपको बताना है किस लेवल में गिरावट हुई, प्राइमरी में हुई, अपर प्राइमरी में हुई या सेकेंडरी में हुई। तो ये गिरावट आपकी अपर प्राइमरी में देखने को मिलती है, प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली B। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में क्या है, जो प्राइमरी लेवल है ना, उसमें जो है कंसिस्टेंट रहा है ये लेवल जो है, इसमें ना इतनी ज़्यादा गिरावट ना इतनी ज़्यादा जो है मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्यों, रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आई थी गवर्नमेंट बच्चों को जो है स्कूल भेजने के लिए, कि स्कूल चलना है। क्या कौन कौन से, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करूँ तो जैसे कि आपको पता है मिड डे मील हो गया। मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, जो कि मतलब कि बच्चों को खाना भी देता है स्कूल के अंतर्गत। तो इससे क्या बच्चे जो है प्राइमरी के बच्चे जाते हैं। एक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अभी हमने देखा, RTE एक्ट देखा 2009 का, ये क्या बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। तो इसी वजह से जो है प्राइमरी लेवल में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, बट कंसिस्टेंट एनरोलमेंट देखने को मिला। वहीं मैं अगर बात करूँ सेकेंडरी लेवल पे, है ना, सेकेंडरी लेवल पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, क्योंकि सरकार जो है वेरियस प्रोग्राम चला रही थी। जैसे कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगी, समझ रहे हो, स्कॉलरशिप मिलती है तो बच्चों को एनरोल करने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ आपको पता है यूपी में जो है मोबाइल बांटे गए थे, लैपटॉप बांटे गए थे, है ना, जो BSc वगैरह पास करेगा उसके लिए वो चीज़ भी क्या है, एक मतलब वो दे रही है, बढ़ावा दे रही है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वैसा टाइप का, ठीक है। और एक होता है, एक है आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, वो भी क्या है, हेल्प कर रहा है। मैं लिख देता हूँ, उसको भी लिख देता हूँ, RMSA, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, ठीक है, शिक्षा अभियान, ठीक है। पर द क्वेश्चन स्टिल इज दिस कि मतलब कि अपर प्राइमरी में ही डिक्लाइन क्यों हुआ। तो रीज़न क्या है कि अपर प्राइमरी के लिए जो है, अपर प्राइमरी क्या होता है, जहाँ पे बच्चे मतलब 6 से 8 के बीच में जो हैं बच्चे हैं, उनको अपर प्राइमरी बोलते हैं। तो वहाँ पर डिक्लाइन क्यों देखने को मिला, क्योंकि पहली बात तो उसके लिए वहाँ पे के लिए कोई मतलब कि वो नहीं है, स्कीम वगैरह कुछ नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या है, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है उनका, वो इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। आपको पता है मेनली जो रूरल एरियाज़ में है वो उस टाइम के बच्चे जो है काम पे निकल जाते हैं, मतलब एक तो संगत इन्वायरमेंट उनको वैसा नहीं मिलता। सेकेंड चीज़ क्या है, उनको एक्सेस भी नहीं मिलता हायर ग्रेड्स के लिए, रूरल में पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए उनको समझ में नहीं आता कि मतलब आगे पढ़ के मतलब फ़ायदा, अवेयरनेस ही नहीं है। सेकेंड चीज़, आपने अगर न्यूज़ देखा होगा, बहुत टाइम पहले की बात है, जापान के बारे में, चाइना के बारे में एक बात बता रहे थे कि भाई वहाँ एक लड़की है जो कि एक स्टेशन पे चढ़ती है, ठीक है, और वो जो ट्रेन है वो उसके एरिया तक नहीं जाती है, लेकिन उस बच्ची को जो है स्कूल भेजने के लिए वो ट्रेन जो है एक पैसेंजर के लिए वहाँ उसके गांव तक जाती है। ये मतलब कि ये डेडिकेशन है गवर्नमेंट की एजुकेशन के प्रति। तो सेम चीज़ है, अपर प्राइमरी में जो है एक्सेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है ना, हायर ग्रेड्स के लिए, और साथ साथ जो है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी असरदार हैं, है ना, जिसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है बच्चे बचपन में ज्वाइन तो करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त तो करते हैं, और मिड डे मील के अंतर्गत जो है वो बच्चे वहाँ पे इंटरेस्टेड भी रहते हैं, स्कूल जाते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपर प्राइमरी पहुँचते हैं वैसे वैसे जो है एनरोलमेंट डिक्लाइन होने लग जाता है, बच्चे जो है स्कूल छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। तो ये चीज़ इसीलिए जो है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में वो डिक्लाइन देखने को मिला था।
आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। 9th क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हॉकी टीम्स वॉन द टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 टाइटल्स। तो ये हॉकी का कप है, स्पेनिश कप है, ठीक है। तो ये किसने जीता था, अब याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसलिए इसने जो है करंट अफेयर 2023 का ही पूछा है। तो ये चीज़ आपको रखना है। अभी 2025 में एग्जाम है, तो 2025 के जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है ट्रॉफीज़ वगैरह वो पढ़ के जाने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसने जीता था, इंडियन ने जीता था, इंडियन वुमेन ने जीता था। तो ये वो कप है, आप देख सकते हैं, ये वो टीम थी जो कि वहाँ पर गई थी और जीत हासिल करके लेकर आई थी। ओके, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आधार पूर्णावाला, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पे आपने फिर नोटिस कीजिए कि पद्म भूषण जो अवार्ड्स हैं वो 2023 के पूछे गए हैं, क्योंकि 2023 में एग्जाम था। तो याद रखना, इस बार आपको 2025 के सारे याद करके जाने हैं। अब मैं बात करूँ आधार पूर्णावाला की, तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसने कोविड में बहुत हेल्प करी वो बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, उसके ये CEO हैं। गौतम अडानी तो आपको पता है, अडानी जो ग्रुप है उसके चेयरमैन हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस से जुड़े हुए हैं, है ना। और कुमार मंगलम बिरला जो हैं वो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। तो किसको मिला था पद्म भूषण 2023 वाला, तो याद रखना है ये मिला था आपके बिरला साहब को, कुमार मंगलम बिरला साहब को। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2025 की, जो मैं आपको थोड़ी सी याद दिला दूं, तो 2025 में याद रखना क्या कि 139 टोटल पद्म अवार्ड्स बांटे गए हैं, मतलब फिर दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। ठीक है, अब पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक को हम बोलते हैं पद्मश्री, ठीक है, एक को हम बोलते हैं पद्म भूषण, और एक को बोलते हैं पद्म विभूषण। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो याद रखना है, पद्मश्री जो है कुल 113 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण ऑन दी अदर हैंड 19 लोगों को दिया गया है, और पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। तो 139 टोटल लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले गए हैं, और इन सब के नाम जो है आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया गया है मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, जिससे आपको जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पद्म विभूषण मिलने वाले 7 लोग हैं, ठीक है। DN रेड्डी जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। जगदीश सिंह खेकर जो पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है ना। कुमुदिनी लखिया जो आर्ट से रिलेटेड है, जो कथक से रिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और MT वासुदेवन जो कि लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड है, और O सुजुकी जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। साथ साथ जो हमारी शारदा सिन्हा हैं जो कि आर्ट से रिलेटेड हैं। इन 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला है 2025 में, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपका काम है कि घर जाके एक बार चेक करें, ऑनलाइन चेक करें कि कौन कौन हैं जिनको ये अवार्ड मिला गया है। पद्म विभूषण भूषण जो है 19 लोगों को मिला है, पद्मश्री जी 113 लोगों को मिला है। तो एक बार आप वो लिस्ट से गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि 2025 के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। फिर हम अगले लेक्चर में हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो है AMRS का एग्ज़ाम जो है आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। साथ साथ मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई है एक वीडियो में, वो भी आप एक बार देख के जाएंगे, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ये लास्ट टाइम रिवीजन वाली क्लासेस चल रही हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि हम जो है गेस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, हम ओनली PYQ पे फोकस कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको 100% हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और साथ साथ
किस एरियाज में आप लैग कर रहे हैं, किस चीज़ में आप जो है लैग कर रहे हैं, किस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और भी आपके लिए PYQs सीरीज़ क्लासेस लेके आएंगे इस सीरीज़ के दौरान, तो सभी को देखना ना भूलिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।